एपिसोड 275 रीबर्थ ऑफ व्हाइट सोल। वो अपने डैड की तरफ देखकर एक तिरछी स्माइल किया जैसे मोक्ष करता था। फिर ईशानी की सीने में अपना मुंह घुसा लिया और तिरछी नजरों से मोक्ष को देखने लगा। ये देखकर मोक्ष को और भी गुस्सा आ गया। ये लड़का ये रोने नाटक कर रहा है, ये इसका तो हमेशा का हो गया है। रुद्र डे से मोक्ष को चैलेंज दे रहा हो कि आप चाहकर भी मुझे मोम से दूर नहीं कर पाएंगे क्योंकि मोम सिर्फ मेरी है। बस करो, अब भी आप हमारे बच्चे को डरा रहे हो, ईशानी ने कहा। तो मोक्ष ने गुस्से से आपने बेटे को देखा, फिर आपने प्रिंसेस को गोद में ले लिया। अब आगे और उसे बोतल से दूध पिलाकर सुलाने लगा। वहीं रुद्रांशी भी आपने डैड की गोद में आकर बहुत खुश थी और बिना नखरे किए दूध पीने लगी। वहीं रुद्रांश ने अपनी मोम के सीने पर सिर रख दिया और आंखें बंद कर दिया। अब डे से उसे सुकून मिल गया था। वो हर रात पालने में सोता था, पर आधी रात को उठकर अपनी मोम के पास आ जाता था। रुद्रांशी आपने डैड की गोद में जल्दी सो गई तो मोक्ष ने अपनी प्रिंसेस को पालने में सुला दिया और अपनी बीवी के पास आ गया। जैसे ही वो रुद्र को पालने में सुलाने को बोलने वाला था, तभी रुद्र ने आंखें खोल दिया और मोक्ष के हाथ को झटक दिया और मोक्ष को अपनी गुस्से भरी आंखों से देखने लगा। जैसे कहना चाहता हूं, मुझे फिर से मोम से दूर करने के बारे में सोचना भी मत। ये देखकर मोक्ष और भी चिढ़ गया। वो अपनी बीवी के साथ और रोमांस करना चाहता था। उसका अब तक मन नहीं भरा था, पर उसका ये बेटा उनकी रोमांस के बीच एक दीवार बनकर खड़ा था। ईशानी रुद्र को लेकर बेड पर सो गई। मोक्ष ने दोनों माँ बेटे को गले लगाकर सो गया। रुद्र ने अपने डैडी को देखा, फिर अपना सिर अपनी मोम की चेस्ट पर रख दिया। उसे सुलाते हुए ईशानी भी सो गई। क्योंकि कल बच्चों का अन्नप्राशन था तो आज तैयारियां, फिर मोक्ष के साथ रोमांस की वजह से वो बहुत ज्यादा थक गई थी। तभी मोक्ष का फोन वाइब्रेट हुआ। मोक्ष ने अपनी बीवी और बच्चों को देखा, फिर फोन लेकर बालकनी में चला गया। दूसरी तरफ की बातें सुन मार मोक्ष का चेहरा गंभीर हो गया। अंदर आकर उसने अपनी बीवी को देखा, फिर कुछ सोचते हुए क्लोजेट में जाकर कपड़े चेंज करके बाहर चला गया। वो सीधा विला के बाहर चला गया तो सामने नकुल खड़ा था। उसकी चेहरे पर भी परेशानी के भाव थे। उसने मोक्ष के लिए कार का दरवाजा खोल दिया तो मोक्ष अंदर बैठ गया। उनके पीछे पोछे राघव और सिक्योरिटी फोर्स थे। कार में बैठते ही नकुल पीछे मोक्ष को देखते हुए बोला, क्या बॉस को पता चलेगा तो बॉस गुस्सा नहीं करेंगे? मोक्ष ने कुछ सोचकर कोल्ड वॉइस में बोला, वो बहुत थकी हुई है, कल तक उसे परेशान मत करो। नकुल ने हाँ में सिर हिलाया, पर उसकी आंखों गहरी उदासी थी। उसे पता था कि उसके बॉस के दोनों बच्चों की कल अन्नप्राशन है, पर वो ये भी जानता था कि इस वक्त अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ उनकी बॉस है। पर वो भी अभी अपनी बॉस को परेशान नहीं करना चाहता था। पहले उन्हें दूसरों को ट्राई करने देना चाहिए। आधे घंटे बाद उनकी कार राजवंश हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। मोक्ष और नकुल जल्दी से कार से बाहर कर हॉस्पिटल के अंदर चले गए और सीधा अपने प्राइवेट फ्लो पर चले गए और ओट के सामने खड़े हो गए। तभी एक डॉक्टर बाहर आए जो राजवंश हॉस्पिटल में सालों से काम करते थे। जैसे ही उन्होंने मोक्ष और नकुल को देखा तो उन्होंने मोक्ष को ग्रिट किया। अब वो दोनों कैसे है? मोक्ष ने बिना भाव के पूछा। वहीं नकुल बहुत चिंता में था, उसकी आंखों में आंसू था। वो जल्दी से पूछा, क्या सर्जरी कल तक हो सकती है? उन दोनों की बात सुनकर डॉक्टर ने आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया और हताश होकर बोला, सॉरी मिस्टर राजवंश, मिस्टर नकुल, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और बाकी डॉक्टर भी अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं। जो मिस ईशा की बनाई दवाई आई थी, हमने उसे भी ट्राई करके देख लिया, पर अभी तक वो दोनों कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। खास करके मिस्टर जैकी, वो शायद 2 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। और मिस्टर नमन की हालत भी बहुत खराब है, पर अगर हम कोशिश करें तो वो बच सकते हैं, पर हमेशा के लिए कोमा में चले जाएंगे। ये सुनकर नकुल का दिल दिमाग मानो सुन हो गया। वो गुस्से से डॉक्टर पर फट पड़ा। डॉक्टर, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि जैकी को आप बचा नहीं सकते? आप जानते भी हो वो क्यों है? अगर बॉस को पता चला तो वो तुम्हें जिंदा जला देंगे। तभी रूम से 2 डॉक्टर बाहर आए जो रो रहे थे। उन्हें देखकर नकुल ने उस डॉक्टर की कॉलर को छोड़ दिया तो उस डॉक्टर ने राहत की सांस किया। उसे लग रहा था आज वो मोक्ष या नकुल के हाथों जरूर मारा जाएगा। नकुल जल्दी से उन 2 डॉक्टर के पास जाकर बोला, डॉक्टर बक्सी, मिसेस बक्सी, क्या आपने जैकी को चेक किया? क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं? उसकी बात सुनकर मिसेस बक्सी की आंखों से आंसू बह गए। वो फूट फूट कर रोने लगे। ये देखकर नकुल को और भी डर लगने लगा था। मिस्टर बक्सी और मिसेस बक्सी दोनों हस्बैंड वाइफ थे और सालों से क्वीन फॉर्मा में आज से रिसर्चर काम कर रहे थे। और ईशानी ज्यादातर नहीं आ पाती थी, इसलिए जैकी ही हमेशा फॉर्मा इंडस्ट्री आता रहता था। जैकी के साथ वहां सबकी बॉन्डिंग सबसे अच्छी थी, पर सबसे ज्यादा प्यार उसे मिस्टर एंड मिसेस बक्सी ही करते थे, क्योंकि उनकी एज 40 से ज्यादा ही गई थी। पर उनका कोई बच्चा नहीं था और उन्हें यह भी पता था कि मिसेस बक्सी कभी मां नहीं बन सकती, वरना ईशानी उन्हें कुछ भी करके प्रेग्नेंट होने देती। और उसके बाद से वो जैकी को अपने बेटे जैसे ही मानते थे, क्योंकि जैकी भी अनाथ था और बहुत ज्यादा शैतान था और सबको हंसा देता था। पर आज जैकी की हालत को देखकर वो दोनों खुद को रोने से रोक नहीं पा रहे थे। नकुल डरते हुए बोला, क्या हुआ मिसेस बक्सी, आप रो क्यों रही है? प्लीज हम डराए मत।
मिसेस बक्सी रोते हुए बोली, मैं उस बच्चे की हालत देख नहीं पा रही हूँ। वो शरारती और हमेशा हंसने वाला बच्चा आज हॉस्पिटल बेड पर बेजान लेटा हुआ है। इसकी शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां जख्म ना हो। पता नहीं कौन सा हैवान है वो जिसने हमारे बच्चे को इतनी बेदर्दी से मारा है। उसकी कई सारी हड्डियां टूट चुकी है, उसकी इंटरनल ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हजारों लोगों ने मिलकर उसे मारा है। और मिस्टर राजवंश, आपके असिस्टेंट के साथ भी यही हुआ है। उन्हें भी बहुत बुरी तरह से मारा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें मारने के लिए किसी ने सारी लिमिट पर कर दिया है। यूं सुनकर नकुल की आंखों से भी आंसू बह गए। जैकी उसका छोटा भाई की तरह था, चाहे वो कितना भी उस पर गुस्सा क्यों ना करता हो। पर वो सब वो इसलिए करता था ताकि जैकी सेफ रहे। अगर उसकी बॉस को पता चला तो वो उन दरिंदों को जिंदा जला देगी। पर इसी के साथ उसकी बॉस सबके निशाने पर भी आ जाएगी। अब तक जो दुश्मन अंधेरे में है वो सब आ जाएंगे। नकुल का दिमाग गुस्से और दर्द के मारे फटा जा रहा था। वहीं मोक्ष की आंखें गुस्से से लाल थी, उसकी हाथों की मुठियां कस गई थी। तभी डॉक्टर बक्सी बोले, मिस्टर राजवंश, नकुल, मुझे लगता है बॉस भी उन्हें नहीं बचा सकती। अगर दूसरा केस होता तो बॉस उन्हें बचा लेती, पर उनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है। ऊपर से जितना मुझे समझ आया, अगर बॉस ने जैकी को बचा लिया तो भी जैकी जिंदगी भर चल नहीं पाएगा, उसे व्हीलचेयर पर रहना होगा। और वो लोग इतने निर्दय हैं, उन लोगों ने जैकी को इतना मारकर भी उनका मन नहीं भरा कि उन लोगों ने उसे जहर भी दे दिया है, जिस वजह से बॉस चाहकर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि मेडिसिन के साथ साथ जहर भी तेजी से जैकी के बॉडी में फैलेगा। जितना ब्लड उसे दिया जाएगा ये और भी जहरीला होता जाएगा। ये कहते हुए डॉक्टर बक्सी रोने लगे और वहां से दूसरी तरफ चले गए। नकुल जल्दी से रूम में चला गया और जैकी की लाइफलेस बॉडी को देखकर उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। मोक्ष भी अंदर आ गया और जैकी को इस हालत में देखकर उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई। जैकी की प्यार बड़ी में बंधे था, फिर भी उसकी पैर और गले और फेस पर भी गहरे जख्म थे। मोक्ष दूसरी तरफ चला गया जहां उसका असिस्टेंट नमन था, उसका भी जैकी जैसा ही हाल था। डॉक्टर बक्सी रूम में आकर बोले, मिस्टर राजवंश, नकुल सर, आप दोनों बाहर चलिए वरना उन्हें इन्फेक्शन ज्यादा हो सकता है। उनकी बात सुन मार दोनों बाहर चले गए। तभी राघव बाहर से दौड़कर आया और बोला, बॉस, पता चल गया है कि ये किसका काम है। तभी नकुल गुस्से से बोला, किसने किया ये सब? मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, खून की आंसू रुलाने पर मजबूर कर दूंगा। उनके हर एक बॉडी पार्ट को मैं काटकर गटर में फेंक दूंगा। राघव उन दोनों को देखकर गुस्से से बोला, वो सिन्हा फैमिली के लोग हैं और उनके साथ अब बाकी गैंग्स भी मिल गए हैं। क्योंकि लेडी बॉस इतने महीने से नहीं मिले तो सबने हाथ मिला लिया है और एक समझौता पर पहुंच गए हैं। लेडी बॉस को बेस में कैद करके सब आपने लिए अपने हिसाब से पॉइजन और वायरस बनाना चाहते हैं। और कल रात को उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि डॉक्टर ईशा की असिस्टेंट जैकी है। कल रात जैकी और नमन दोनों एक बिजनेस मीटिंग में गए थे और तभी बड़े चालाकी से उन दोनों को उन लोगों ने ड्रग्स दे दिया था और उन्हें बेस पर ले गए थे और उनकी ट्रैकर डिवाइस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि हम उनके पास ना पहुंच सके। और हुआ भी ऐसा ही, हम उन दोनों को रात को ट्रैक नहीं कर पाए। और जब उन दोनों ने बॉस के बारे में इतना टॉर्चर करने के बाद भी कुछ नहीं बताया, तो आज जब उन दोनों की हालत ऐसी हो गई तो उन लोगों ने जैकी और नमन को जंगल में फेंक दिया। ये तो अच्छा हुआ कि कुछ बच्चे कैंपिंग के लिए जंगल गए थे और उन सब ने जैकी और नमन को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। और तक हम उन दोनों के बारे में पता चला। इतना बोलकर राघव छू हो गया। उसकी आंखों में भी उदासी थी क्योंकि नमन और वो दोनों ही मोक्ष के लिए काम करते थे और दोनों में बॉन्डिंग भी काफी अच्छी थी। उसकी बात सुनकर मोक्ष और भी ठंडा हो गया। वो गुस्से से बोला, ये भी पता करो कि किसने ये बात लीक किया कि जैकी ईशानी की असिस्टेंट है। वो कोई ऐसा इंसान है जिसे ये भी पता होगा कि ईशानी ही ईशा है। और सबसे पहले गोयनका फैमिली और रिया को इन्वेस्टिगेट करो, कौन है पता करो और डार्क विला में ले जाओ। इतना कहकर वो वहां से बाहर की तरफ चला गया और नकुल से बोला, कल तक कोई हरकत मत करना, कल उन सबके लिए आखिरी दिन होगा। वो जाकर कार में बैठ गया और बिल्ला के लिए निकल गया। उसे पता था जब उसकी बीवी को जैकी की सिचुएशन के बारे में पता चलेगा तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी। अगर वो जैकी को बचा नहीं पाई तो वो जिंदगी भर खुद को ही ब्लेम करेगी। थोड़ी देर बाद वो विला पहुंच गया और रूम में जाकर ड्रेस चेंज करके ईशानी को बाहों में लेकर लेट गया, पर उसकी आंखों में नींद नहीं था। सुबह का वक्त, राजवंश विला, सब कुछ तैयारियां हो गई थी और सभी फैमिलीज भी आ गए थे। थोड़ी देर बाद सीढ़ियों से मोक्ष और ईशानी अपने दोनों बच्चों को लेकर नीचे आए। सब बच्चों को देखते ही उन्हें गोद में ले लिया। थोड़ी देर में ईशानी और मोक्ष ने अपने दोनों बच्चों को खीर खिलाया। फिर बाकी सब कुछ ना कुछ खिला रहे थे, पर रुद्रांशी और रुद्र मुंह सिकोड़कर उसे मुंह से बाहर निकाल दे रहे थे। तभी दादी माँ बोली, अभी बच्चों को इन सब में से चुनना है। सामने बहुत चांदी की प्लेट में सारी चीजें रखा हुआ था, किताबें, गहने, पैसा, पेन और सोने की सिक्के। रुद्रांश और रुद्रांशी दोनों एक साथ घुटनों के बल चलकर उन सभी चीजों के पास चले गए। सब चिल्लाने लगे, रुद्र, रुद्रांशी, एक अच्छी चीजें उठाना।
रुद्रांशी ने जल्दी से किताबें, पेन और पैसे उठा लिया और जल्दी से आपने डैडी के पास चली गई और उसे लेकर आपने डैडी के गोद में रख दिया। और आपने डैडी को देखकर अपनी दो चमकीली दांत दिखाकर हंसने लगी। उसने आपने डैडी के स्टडी रूम में यही सब देखा था और पैसा भी उसने आपने दादा दादी के हाथ में देखा था, इसलिए उसे लग रहा था ये सब उसकी डैडी के लिए जरूरी है। ये देखकर सब हंसने लगे। कल्पना जी बोली, डैडी की प्रिंसेस सिर्फ डैडी के बारे में सोचती है।